हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक हिंदी के आज के इस नए लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न। ये हमारी कक्षा 10th की बुक में दिया है। 9th की बुक में जो 84 क्वेश्चन दिए थे हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न, उसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाकर पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न। ये हमारी एनसीईआरटी की राजीव प्रकाशन की बुक में दिया हुआ है। टोटल 173 क्वेश्चन हैं। हम लोग पूरा क्वेश्चन आज की वीडियो में नहीं कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम आधा क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके पार्ट 2 यानी कि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग उसको पूरा कवर करेंगे, पूरे 173 क्वेश्चंस को। चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नोट्स के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न। मैंने 173 क्वेश्चन को अपने हाथों से लिखकर पूरा एक नोट्स अच्छे से तैयार किया है। आप लोगों को स्टडी करना है इसको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है भाषा योग वरिष्ठ के लेखक कौन है। तो भाषा योग वरिष्ठ जो है उसके लेखक हैं रामप्रसाद निरंजनी जी। कौन है? भाषा योग वरिष्ठ के लेखक हैं रामप्रसाद निरंजनी जी। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आपको इसमें आधुनिक काल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। आप चाहें तो भारतेंदु युग की विशेषता लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो द्विवेदी युग की विशेषता लिख सकते हैं। इसमें यह नहीं बताया गया है आपको किस युग की विशेषता लिखनी है। सिंपली पूछा गया है आधुनिक काल की विशेषता लिखनी है। तो आधुनिक काल की आप कोई भी दो विशेषता लिख सकते हैं। पहली है समाज कल्याण की भावना और दूसरी है रहस्यवादी प्रेम भावना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं लिखे। मतलब कि प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं लिखे। तो पहली विशेषता हो जाती है शोषकों के प्रति घृणा और दूसरा हो जाता है मानवतावादी भावना। हो सकता है आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी तेजी लगे तो आप स्लो करके देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे ज़्यादा हैं। तो हम लोग इसलिए थोड़ा जल्दी से कवर कर रहे हैं। फिर हमारा चौथा जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ जाता है एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। आपको किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखना है। तो हमारे शिवदान सिंह चौहान एक रिपोर्टाज लेखक हो जाते हैं। अगर इनसे इनका कोई रिपोर्टाज पूछता है तो इनका एक रिपोर्टाज रचना आ जाता है लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा क्या है? एक रिपोर्टाज रचना है, जिसके राइटर कौन है? शिवदान सिंह चौहान जी। चलिए हम लोग अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आता है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक मानी जाती है, क्योंकि शुक्ल युग जो था, शुक्ल युग या छायावादी युग था, वो 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक चला। उसके बाद में ही शुक्लोत्तर युग की स्टार्टिंग हुई। फिर हमारा नेक्स्ट छठा नंबर का क्वेश्चन आता है कि बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन है। तो बाला बोधिनी पत्रिका जो थी उसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु युग का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने अन्य कई सारी पत्रिकाएं लिखी हैं, जैसे हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगनीज और फिर यहाँ पर कविवचन सुधा। ये सारी पत्रिकाएं भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने ही लिखी हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन आता है किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। आपको किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखना है। तो संस्मरण लेखक में आ जाते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। एक संस्मरण लेखक हो जाते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। फिर हमारा नेक्स्ट 8वां नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए। मतलब कि आपको शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखना है। तो हमारे हो जाते हैं प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे शुक्लोत्तर युग के एक साहित्यकार हैं। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन आता है कि दो आत्मकथा लेखक के नाम लिखिए। आप लोगों को कई सारे आत्मकथा लेखक के नाम पता होंगे, तो मैंने यहाँ पर दो लिखा है। पहला आ जाते हैं गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। दूसरे आ जाते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। बाबू गुलाब राय की मेरी आत्मकथा मेरी असफलताएं, यह एक आत्मकथा रचना है। और यहाँ पर पांडे बेचन शर्मा उग्र की एक आत्मकथा आ जाती है अपनी खबर। अपनी खबर क्या है? पांडे बेचन शर्मा की उग्र की आत्मकथा है। और मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो ये हो गए दो आत्मकथा लेखक। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन आता है कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है। मतलब कि गद्य और पद्य के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो रचना छंद के बंधन से मुक्त होती है, ऐसी रचना जिसमें छंद, रस, ताल, सुर ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? गद्य कहते हैं, या फिर गद्य कहलाती है। जबकि पद्य में भाव प्रधान हो रचना है। मतलब पद्य में जो होता है भाव प्रधान होता है, जिसमें लय, सुर, ताल, तुक, यति आदि आते हैं। मतलब पद्य में जो रहता है लय, सुर, ताल ये सब होंगे, और गद्य में लय, सुर, ताल ये सब नहीं होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा आता है 11 नंबर का क्वेश्चन कि हिंदी के दो विचारात्मक निबंधों के नाम लिखिए। मतलब हिंदी के दो विचारात्मक निबंध लेखकों के नाम लिखिए। तो पहले हो जाते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और दूसरे हो जाते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ये जो दो हैं वह विचारात्मक निबंध लेखक हैं। फिर हमारा नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन आता है कि खड़ी बोली गद्य के चार उन्यायिकों के नाम लिखिए। मतलब ऐसे चार लेखकों के नाम लिखे जो कि खड़ी बोली गद्य में रचना करते थे। तो पहले आ जाते हैं सदल मिश्र, दूसरे आ जाते हैं मुंशी इंसाल्लाह खां, तीसरे आ जाते हैं लल्लू लाल और चौथे आ जाते हैं मुंशी सदा सुखलाल जी।
हमारा नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारतेंदु दुख के 2 लेखक के नाम लिखिए। मैं आप लोगों को भारतेंदु दुख के बारे में काफ़ी सारी डिटेल पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भारतेंदु दुख के लेखक कौन कौन से हैं? पहले लेखक आ जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने भारतेंदु दुख का शुरुआत किया था, और दूसरे हो जाते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। फिर हमारा नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी युग के 2 कहानीकार के नाम लिखिए। मतलब द्विवेदी युग में 2 कहानीकार जो हुए थे उनके नाम लिखना है। तो पहले हो जाते हैं श्रीधर पाठक जी, और दूसरे हो जाते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रामचंद्र शुक्ल को हिंदी की किन गद्य विधाओं में सफलता प्राप्त हुई है। मतलब कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किन 2 विधाओं में सबसे ज़्यादा रचनाएं की हैं। तो पहली उनकी रचना सबसे ज़्यादा थी आलोचना में, और दूसरी आ जाती है निबंध में। मतलब ये रामचंद्र शुक्ल जी बहुत अच्छे आलोचनाकार थे और बहुत अच्छे निबंधकार थे। इन 2 रचनाओं में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, इन 2 विधाओं में। फिर हमारा नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हिंदी के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। मतलब ऐसे राइटर के नाम लिखना है जो कि कहानीकार थे। तो पहले आ जाते हैं जैनेन्द्र कुमार, और दूसरे आ जाते हैं किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी की आपकी यहाँ पर इंदुमती जो होती जाती है, वो हमारी हिंदी की पहली कहानी हो जाती है। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की है, और ये क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी है। फिर हमारा नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उनकी एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से उनका एक निबंध हो जाता है गोदान। गोदान, गबन, करबला, कर्मभूमि, निर्मला, ये सारे जो हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक उपन्यास लिख देना है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक, लेखक और निबंधकार का नाम लिखिए। तो हमारे शुक्ल युग के जो हैं वो सशक्त आलोचक है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आलोचनाकार और निबंधकार कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत अच्छे आलोचनाकार और निबंधकार थे। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है। मतलब शुक्ल युग या फिर छायावाद युग कब से कब तक माना जाता है। तो शुक्ल युग या छायावाद युग 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। मतलब शुक्ल युग या फिर छायावाद युग को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो शुक्ल युग को पहले हम जानते हैं कि छायावाद युग के नाम से जाना जाता है, छायावाद या फिर छायावादी युग। फिर दूसरा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद इसके प्रवर्तक थे, तो प्रसाद युग के भी नाम से जाना जाता है। इसको प्रेमचंद्र युग भी बोला जाता है। और लास्ट में आ जाता है उत्कर्ष काल, इसको उत्कर्ष काल के नाम से भी जाना जाता है। उत्कर्ष काल बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा कि शुक्ल युग को उत्कर्ष काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए। मतलब शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्यकार लेखक लिखिए। तो पहले हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और दूसरे हो जाते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्ल युग या फिर इसे छायावाद युग भी बोलते हैं कि प्रमुख विशेषताएं लिखिए। शुक्ल युग या फिर छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता हमारी हो जाती है प्रकृति चित्रण। मतलब प्रकृति के बारे में ज़्यादा विशेषताएं बताई गई हैं। फिर दूसरा आ जाता है रहस्यवादी प्रेम भावना, और तीसरा आ जाता है राष्ट्रीयता, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। फिर हमारा नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध में क्या अंतर होता है। तो वर्णनात्मक निबंध में यथार्थ वर्णन, रोचकता और अलंकृत शैलियों का प्रयोग होता है, जबकि विवरणात्मक निबंध में सरल आकर्षक शैली से युक्त और व्यवहारिक होते हैं। तो ये वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध के बीच में अंतर हो गया। फिर नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्ल युग के 2 ऐसे गद्य लेखकों के नाम लिखिए जो कवि नहीं है। मतलब आपको 2 ऐसे लेखक लिखना है जो कि कवि नहीं है, जो केवल गद्य में रचना करते थे, कवि के रूप में नहीं जाने गए हैं। मतलब कि उन्होंने पद में बहुत ही कम रचनाएं की हैं या फिर नहीं की हैं। तो पहले हो जाते हैं मुंशी प्रेमचंद, और दूसरे हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर हमारा नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ऐसे 3 गद्य लेखक लिखिए जिन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी दोनों में लेखन कार्य किया है। मतलब ऐसे 3 गद्य लेखक लिखना है जिन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों कालों में अपना कार्य किया है। तो पहले हो जाते हैं हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, दूसरे हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी, तीसरे हो जाते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह जी। ये जो 3 लेखक हैं, इन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में काम किया है अपना। फिर हमारे नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के क्या करना है आपको? 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। तो पहला आ जाते हैं कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र, और फिर दूसरे आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। ये हो जाते हैं 2 कहानीकार शुक्ल युग के। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्ल युग के 2 निबंध लेखकों के नाम लिखिए। अभी तक पूछा गया था कि शुक्ल युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए, अब पूछा गया है शुक्ल युग के 2 निबंध लेखकों के नाम लिखिए। तो 2 निबंध लेखक हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और बाबू गुलाब राय जी। ये हो जाते हैं शुक्ल युग के 2 निबंधकार।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के दो नाटककार हो जाते हैं, पहले हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद और दूसरे हो जाते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्ल युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए। ये केवल शुक्ल युग ही चल रहा है लाइन से, तो शुक्ल युग के दोनों उपन्यासकार हो जाते हैं मुंशी प्रेमचंद्र और जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार और मुंशी प्रेमचंद्र शुक्ल युग के दो उपन्यासकार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्ल युग के दो प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखिए। मतलब अभी शुक्ल युग ही लाइन से चल रहा है, तो शुक्ल युग के पहले साहित्यकार हो जाते हैं, इतिहासकार हो जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, और दूसरे इतिहासकार हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये हो जाते हैं शुक्ल युग के दो इतिहासकार। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है द्विवेदी युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। मतलब द्विवेदी युग के दो प्रमुख लेखक के नाम लिखना है। तो पहले हो जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग की शुरुआत हुई। दूसरे हो जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। फिर हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्लोत्तर युग के किन्हीं दो समालोचकों के नाम लिखना है। तो पहले हो जाते हैं समालोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, दूसरे हो जाते हैं सुदान सिंह चौहान जी। ये हो जाते हैं शुक्लोत्तर युग के दो समालोचक। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन आता है कि छायावादोत्तर। छायावादोत्तर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? शुक्लोत्तर के नाम से जाना जाता है। युग की प्रमुख गद्य विधाओं का नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग या फिर छायावादोत्तर युग की गद्य विधाएँ कौन कौन सी थी? तो मैंने बताया कि निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सब शुक्लोत्तर युग में ज़्यादा लिखी गई। तो ये हो जाती हैं शुक्लोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाएँ। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्लोत्तर युग के दो कहानीकारों के नाम लिखिए। अभी तक पूछ रहा था कि शुक्ल युग के दो कहानीकारों का नाम लिखिए, अब पूछ रहा है शुक्लोत्तर युग यानी कि शुक्ल युग के जो बाद में चला। तो हो जाते हैं, पहले हो जाते हैं इलाचंद्र जोशी जी और दूसरे हो जाते हैं जैनेन्द्र कुमार जी। ये हो जाते हैं शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख कहानीकार। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्लोत्तर युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए। क्या लिखना है? शुक्लोत्तर युग के दो नाटककारों के नाम। पहले शुक्ल युग चल रहा था, अब शुक्लोत्तर युग चलने लगा। फिर हो जाता है धर्मवीर भारती हमारे पहले लेखक, और दूसरे आ जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। ये हो जाते हैं शुक्लोत्तर युग के दो नाटककार। फिर हमारे नेक्स्ट चल रहा है शुक्लोत्तर युग के दो निबंधकार के नाम लिखना है। तो पहले हो जाते हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे, फिर दूसरे हो जाते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्लोत्तर युग के तीन एकांकीकारों के नाम लिखना है। क्या लिखना है? तीन एकांकीकारों के नाम जो कि शुक्लोत्तर युग में काम किए हैं। तो पहले हो जाते हैं रामकुमार वर्मा जी, दूसरे हो जाते हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी, और तीसरे हो जाते हैं उदय शंकर भट्ट जी। ये तीन प्रमुख एकांकीकार हो जाते हैं जो कि शुक्लोत्तर युग में काम किए हैं। हमारा नेक्स्ट जो 38 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हंस पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। मतलब कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। फिर हमारा नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रेमचंद्रोत्तर युग के दो कहानीकारों के नाम लिखिए। अब प्रेमचंद्रोत्तर युग क्या है? प्रेमचंद्रोत्तर मतलब प्रेमचंद्र युग के बाद में चलने वाला। तो प्रेमचंद्र युग हम किसे बोलते हैं? छायावाद युग को या फिर शुक्ल युग को हम प्रेमचंद्र युग बोलते हैं। तो प्रेमचंद्रोत्तर यानी कि शुक्ल युग के जो बाद में चला, तो शुक्ल युग के बाद में चला था शुक्लोत्तर युग या फिर छायावादोत्तर युग, या इसी का दूसरा नाम आप कह सकते हैं प्रेमचंद्रोत्तर युग। तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है शुक्लोत्तर या फिर छायावादोत्तर युग के बारे में। छायावादोत्तर युग के दो कहानीकारों के नाम लिखना है। तो पहले हो जाते हैं जैनेन्द्र कुमार और दूसरे हो जाते हैं इलाचंद्र जोशी जी। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हिंदी गद्य की चार विधाएं तथा इनके प्रतिनिधि कवि लिखना है। मतलब हिंदी गद्य की आपको कोई चार विधाएं लिखनी है और उसमें ज़्यादातर कार्य करने वाले लेखकों के नाम लिखने हैं। तो पहले हो जाता है उपन्यास। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र जी को। दूसरा हो जाता है नाटक। नाटक के डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। फिर तीसरा हो जाता है निबंध। निबंध कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नाटक में आप जयशंकर प्रसाद जी को भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत अच्छे नाटककार थे। फिर तीसरा हो जाता है कहानी। कहानी के कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी। ये हो जाते हैं चार लेखक। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। मतलब कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार ने लिखा है या किसकी जीवनी है। तो कलम का सिपाही हमारा अमृत राय जी की जीवनी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन आता है कि किसी एक यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखिए। तो आप यात्रा वृत्तांत के बारे में जानते होंगे कि यात्रा वृत्तांत के प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इन्होंने बहुत सारी यात्रा वृत्तांत रचनाएँ की हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने 43 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन आता है आलोचना क्षेत्र के दो लेखकों के नाम लिखिए। मतलब ऐसे दो लेखक के नाम लिखना है जो कि आलोचना लिखते थे। तो पहले हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और दूसरे हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये हो जाते हैं दो प्रसिद्ध आलोचनाकार लेखक।
चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख जीवनी लेखक और उनकी कृतियों के नाम लिखिए। मतलब शुक्लोत्तर युग के आपको दो जीवनी लेखक लिखना है और उनकी एक एक कृति का नाम लिखना है। तो पहले हमारे जीवनी लेखक आ जाते हैं अमृत राय। अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही एक जीवनी है जो कि अमृत राय द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी ने लिखा है निराला की साहित्य साधना, ये भी उनकी एक जीवनी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने 45 नंबर क्वेश्चन पर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आता है कि शुक्लोत्तर युग के साहित्य की दो प्रमुख विशेषताएं लिखें। मतलब आपको शुक्लोत्तर युग की दो प्रमुख विशेषताएं लिखना है। तो पहली विशेषता हो जाती है राष्ट्रीय विचारधारा की भावना, दूसरी हो जाता है यथार्थवादी चित्रण। ये आपको दो शुक्लोत्तर युग की विशेषताएं हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखक के नाम लिखना है। तो पहले हमारे हो जाते हैं इलाचंद्र जोशी जी और दूसरे हो जाते हैं हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों की दो पीढ़ियों के एक एक साहित्यकार का नाम लिखिए। मतलब छायावादोत्तर युगीन के दो साहित्यकारों के नाम लिखना है। तो पहले हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे हो जाते हैं रामविलास शर्मा जी। ये दो हो जाते हैं शुक्लोत्तर युग के दो साहित्यकार। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हिंदी गद्य की दो प्रमुख विधाएं के नाम लिखिए। मैं आप लोगों को बहुत सारी विधाएं बता चुका हूं, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, जीवनी, ये सारी हिंदी गद्य की विधाएं हैं। तो उनमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कहानी और निबंध ये दोनों लिखा है। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना का नाम लिखिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना हो जाती है बाणभट्ट की आत्मकथा। ये उनका क्या है, ये उनका उपन्यास विधा है। कौन सी विधा है, ये उपन्यास विधा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखक और उनकी एक एक रचना का नाम लिखे। मतलब शुक्लोत्तर युग के दो गद्य लेखक लिखना है और उनकी एक एक रचना लिखना है। तो पहले हो जाते हैं जैनेन्द्र कुमार और दूसरे हो जाते हैं राम कुमार वर्मा। जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है पाजेब और राम कुमार वर्मा का है दीपदान। जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है पाजेब को और राम कुमार वर्मा ने लिखा है दीपदान को। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रगतिवादी युग के दो लेखक तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। तो प्रगतिवादी युग के दो लेखक हो जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर और नागार्जुन। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी और नागार्जुन की रचना है प्यासी पथराई आंखें। प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन ने लिखा है और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जहाज की पंछी के लेखक का नाम लिखिए। मतलब जहाज का पंछी किस लेखक ने लिखा है। तो इसके राइटर हो जाते हैं इलाचंद्र जोशी जी। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी जी ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा आता है 53 नंबर का क्वेश्चन कि दो आत्मकथा लेखक के नाम लिखिए। तो आप कई सारे आत्मकथा लेखक के नाम जानते होंगे, आप उनमें से कोई भी लिख सकते हैं। पहले हो जाते हैं हमारे पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, दूसरे हो जाते हैं हरिवंश राय, तीसरे हमारे आ जाते हैं बाबू गुलाब राय। अगर आप चाहें तो उनको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 54 नंबर के क्वेश्चन पर। हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ध्रुव स्वामिनी और राजश्री नाटकों के लेखक का नाम लिखिए। मतलब ध्रुव स्वामिनी नाटक और राजश्री नाटक को किसने लिखा है। तो ये दोनों के राइटर हो जाते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी ने ही ध्रुव स्वामिनी और राजश्री दोनों नाटकों को लिखा है। तो चलिए चलते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पर। तो हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अज्ञेय की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो अज्ञेय का एक रचना हो जाती है शेखर एक जीवनी। अगर आपसे कोई इसकी विधा पूछ ले कि यह एक कौन सी विधा है, तो आप जीवनी देखकर इस पर जीवनी लगा देंगे, लेकिन ये जीवनी विधा नहीं है। इसका आपका उत्तर गलत हो जाएगा। यह एक उपन्यास विधा है। कौन सी विधा है, उपन्यास विधा। तो इसको आप लोग ध्यान रखना कि ये एक जीवनी विधा नहीं है, यह एक उपन्यास विधा है जिसके राइटर अज्ञेय जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। नेक्स्ट हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन आता है कि उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा के प्रमुख लेखक हैं। मतलब उदय शंकर भट्ट जी कौन से विधा के प्रमुख लेखक थे। मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा कौन सी रचनाएं की हैं, किस विधा की रचनाएं की हैं। तो ये प्रमुख नाटककार हैं। क्या है, प्रमुख नाटककार। उदय शंकर भट्ट जी एक प्रमुख नाटककार हैं। नेक्स्ट हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। अब प्रसाद युग का दूसरा नाम क्या है, छायावाद युग। छायावाद युग या फिर शुक्ल युग। तो शुक्ल युग के एक नाटककार का नाम लिखना है। तो शुक्ल युग के महाप्रसिद्ध नाटककार हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। शुक्ल युग के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट 58 नंबर का क्वेश्चन आता है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं एक आत्मकथा विधा की रचना है। और इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हमारे हो जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। यह हरिवंश राय बच्चन जी की एक आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रमुख आलोचक में आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और दूसरे हमारे आ जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये दो प्रमुख आलोचक लेखक हैं।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है 60 नंबर का क्वेश्चन कि यात्रा साहित्य के किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना हो जाती है मेरी लद्दाख यात्रा और दूसरी हो जाती है मेरी तिब्बत यात्रा। और इसके एक प्रमुख लेखक की बात करें तो हो जाते हैं राहुल सांकृत्यायन जी, क्योंकि वो यात्रा वृत्तांत में कई सारी रचनाएं उन्होंने की है। तो यात्रा वृत्तांत की दो रचनाएं हो जाती हैं मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा। नेक्स्ट हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन आता है कि गोदान के लेखक का नाम लिखिए। तो ये आप लोगों का बहुत ही सरल क्वेश्चन हो जाता है। गोदान, गबन, करबला, कर्मभूमि, निर्मला, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? ये सारी मुंशी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास हैं। तो यहाँ पर राइटर हो जाते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। नेक्स्ट हमारा आता है 62 नंबर का क्वेश्चन कि राहुल सांकृत्यायन की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो राहुल सांकृत्यायन की एक रचना हो जाती है यहाँ पर किन्नर देश में। किन्नर देश में किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन आता है कि गद्य काव्य विधा की दो प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखिए। तो पहली हमारी विशेषता हो जाती है किसी विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति और दूसरी हो जाती है गद्य व पद्य के बीच में कड़ी। नेक्स्ट हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि अपनी खबर संस्कृति के 4 अध्याय एवं आंधी के लेखक का नाम लिखा। मतलब आपको यहाँ पर 3 रचनाएं दी गई हैं और तीनों के राइटर के नाम लिखना है। तो अपनी खबर के रचनाकार हो जाते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। मतलब अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने लिखा है। नेक्स्ट आता है संस्कृति के 4 अध्याय। तो संस्कृति के 4 अध्याय के राइटर हो जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय लिखा है। नेक्स्ट आता है आंधी। आंधी के राइटर हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन आता है कि छायायुद्दीन गद्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहली हो जाती है कल्पना की प्रधानता और दूसरी हो जाती है रहस्यवादी प्रेम भावना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रेमचंद्र के दो प्रमुख उपन्यास लिखिए। ये मैंने अभी आपको बताया कि प्रेमचंद्र के दो उपन्यास हैं गोदान, गबन, करबला, कर्मभूमि, निर्मला। आप उनमें से कोई भी यहाँ पर दो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोदान और गबन को लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य का विकास करने वाली दो प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। मतलब ऐसी दो पत्रिकाएं लिखें जो कि हिंदी साहित्य के विकास में योगदान दी हैं। तो पहली हो जाती है सरस्वती पत्रिका और दूसरी हो जाती है नागरिक प्रचारणी पत्रिका। नेक्स्ट हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटकों के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद जी के दो ऐतिहासिक नाटक हो जाते हैं। पहला हो जाता है ध्रुव स्वामी और दूसरा हो जाता है चंद्रगुप्त। ये हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी के दो ऐतिहासिक नाटक। नेक्स्ट हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्ल युग के दो जीवनी लेखक के नाम लिखिए। फिर आ गया जीवनी लेखक। तो जीवनी लेखक में आप लिख सकते हैं अमृत राय और दूसरा हो जाता है रामविलास शर्मा जी। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है। तो कई सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो उसके लिए सॉरी, बट बुक में दिया था तो उसे नोट करना जरूरी था। फिर हमारा नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। तो पहले हो जाते हैं रामविलास शर्मा जी और दूसरे हो जाते हैं रामकुमार वर्मा जी। नेक्स्ट हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि शुक्ल युग की दो प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखे। आपको कोई ऐसी दो पत्रिकाएं लिखनी है जो कि शुक्ल युग में रची गई। तो पहली हो जाती है हंस पत्रिका और दूसरी हो जाती है प्रभा पत्रिका। नेक्स्ट हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रेखाचित्र तथा संस्मरण के लिए प्रसिद्ध एक एक रचनाकार का नाम लिखिए। मतलब ऐसे दो रचनाकार का नाम लिखना है जो कि रेखाचित्र में हो और संस्मरण में हो। तो रेखाचित्र के लिए प्रसिद्ध हो जाती हैं हमारी महादेवी वर्मा जी। इन्होंने रेखाचित्र में कई सही रचनाएं की हैं। और संस्मरण के लिए हमारे प्रसिद्ध हो जाते हैं हरिभाऊ उपाध्याय जी। ये हो जाते हैं संस्मरण के लिए प्रसिद्ध लेखक। फिर हमारा नेक्स्ट आता है 73 नंबर का क्वेश्चन कि गद्य गीत जीवनी आत्मकथा में से किसी एक विधा के प्रसिद्ध लेखक तथा उनकी एक कृति का नाम लिखना। तीनों में से आपको किसी एक के प्रसिद्ध लेखक और उनकी एक कृति का नाम लिखना है। मैंने यहाँ पर तीनों के लिख दिए हैं। तो गद्य गीत के हमारे प्रसिद्ध लेखक हो जाते हैं वियोगी हरि और आत्मकथा के हमारे लेखक हो जाते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी और जीवनी के हो जाते हैं अमृत राय। तो अमृत राय की जीवनी क्या है? कलम का सिपाही। आप यहाँ पर एक रचना लिख सकते हैं। पांडे बेचन शर्मा क्या है? मेरी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। तो आपसे यहाँ पर एक ही पूछा है, आप कोई भी एक लिख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रेखाचित्र तथा संस्मरण विधाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको रेखाचित्र और संस्मरण के बीच में डिफरेंस बताना है। तो रेखाचित्र क्या होता है? रेखाचित्र होता है शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्रण करना। मतलब शब्दों की कलात्मक रेखाओं और किसी व्यक्ति का चित्रण करना। कलात्मक रेखाओं द्वारा मतलब उस व्यक्ति के बारे में डिटेल्स बताना, तो वो क्या हो जाता है? रेखाचित्र हो जाता है। रेखाचित्र में सांकेतिकता होती है। मतलब इसमें सांकेतिकता ज़्यादा होती है, यथार्थता कम होती है। जबकि संस्मरण में सांकेतिकता नहीं होती है। संस्मरण में यथार्थता ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आत्मकथा की दो पर विशेषताएं लिखिए। तो आत्मकथा की दो विशेषताएं हो जाती हैं। पहला हो जाता है स्वयं की कथा का वर्णन। आप लोगों को पहले भी पता होगा कि आत्मकथा में कोई लेखक अपने जीवन की कथा को बताते हैं। दूसरा हो जाता है यह संस्मरणात्मक होती है। मतलब ये संस्मरणात्मक विधा होती है, इसमें यथार्थता ज़्यादा होती है। और ये आत्मकथा होती है, मतलब आत्मकथा आत्मी कथा के बारे में होता है।
नेक्स्ट हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जीवनी में किसी दूसरे व्यक्ति की घटनाओं को बताया जाता है, जबकि आत्मकथा में स्वयं की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जीवनी में हम किसी दूसरे लेखक की जीवनी बताते हैं, मतलब किसी दूसरे लेखक के जीवन की घटनाओं को बताते हैं, और आत्मकथा में हम लोग अपने जीवन की घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो ये हो जाता है जीवनी और आत्मकथा के बीच में अंतर। नेक्स्ट हमारा 77 नंबर क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद के एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास हो जाता है यहाँ पर तितली, तितली कंकाल, ये दो हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास, लेकिन आपको यहाँ पर एक ही लिखना है। नेक्स्ट हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन आता है कि विषय व शैली के अनुसार निबंध को कितने भेदों में बांटा गया है। मतलब विषय और शैली के अनुसार निबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो निबंध दो प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक निबंध और दूसरा आ जाता है विचारात्मक निबंध। ये दो हो जाते हैं निबंध के भेद। फिर नेक्स्ट हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन आता है कि क्या लिखूं के रचनाकार कौन है। मतलब कि क्या लिखूं रचना किसने लिखा है। तो क्या लिखूं के रचनाकार हो जाते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। नेक्स्ट हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि मेरी असफलताएं के लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आप लोगों को पता होगा कि मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी ने लिखी है। और अगर इसकी विधा पूछे तो यह आत्मकथा विधा है। कौन सी विधा है, यह आत्मकथा विधा है, जो कि बाबू गुलाब राय जी ने लिखी। यह एक आत्मकथा विधा है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है कामायनी के लेखक का नाम लिखिए। तो कामायनी के लेखक कौन हो जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी। और कामायनी में अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्ग कितने होते हैं, तो कामायनी में 15 सर्ग होते हैं। और अगर इसकी विधा पूछ ली जाए कि कामायनी कौन सी विधा है, तो यह एक महाकाव्य है। कौन सी विधा है, महाकाव्य। तो कामायनी एक महाकाव्य है, इसमें 15 सर्ग होते हैं और यह एक जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है। तो परशुराम की प्रतीक्षा लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसी एक विधा के प्रसिद्ध लेखक तथा उसकी एक कृति का नाम लिखना है। तो यहाँ पर नाटक विधा, निबंध विधा और आत्मकथा विधा, मैंने तीनों के लिख दिया है, आपको केवल एक को लिखना है। तो नाटक विधा के प्रसिद्ध लेखक हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी, इनकी रचना हो जाती है ध्रुव स्वामिनी। निबंध विधा के हो जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, इनकी रचना हो जाती है चिंतामणि। और आत्मकथा विधा के हो जाते हैं बाबू गुलाब राय, इनकी रचना हो जाती है मेरी असफलताएं। आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रिय प्रवास, आकाशदीप, पंचपात और ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए। मतलब आपको 4 रचनाएं दी गई हैं, इनके प्रमुख कवियों के नाम लिखना है। तो प्रिय प्रवास को लिखा है हरियोध जी ने। हरियोध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। आकाशदीप को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। पंचपात को लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। और ठलुआ क्लब लिखा है बाबू गुलाब राय जी ने। नेक्स्ट हमारा 85 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रसमीमांसा, अजातशत्रु, रसमथी के लेखक का नाम लिखिए। तो रसमीमांसा के लेखक हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अजातशत्रु लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। और रश्मिरथी लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। नेक्स्ट हमारा 86 नंबर का क्वेश्चन आता है कि गोदान, सूरज का सातवां घोड़ा, चिंतामणि के लेखक कौन है। तो गोदान सबको पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। और चिंतामणि ये पहले भी आ चुका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे लिखा है। नेक्स्ट हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन आता है कि गोदान एवं नासकेतोपाख्यान के लेखक का नाम लिखिए। तो गोदान के हमारे राइटर हो जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। और नासकेतोपाख्यान के राइटर हो जाते हैं सदल मिश्र। नासकेतोपाख्यान किसने लिखा है, सदल मिश्र जी ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुक्ल युग के 2 समालोचक इतिहास लेखकों के नाम लिखिए। मतलब शुक्ल युग के 2 समालोचक इतिहास लेखक लिखना है। तो पहले हो जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी और दूसरे हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 79 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रसाद के प्रवर्ती 2 नाटककारों के नाम लिखना है। तो प्रसाद के प्रवर्ती 2 नाटककार हो जाते हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी और दूसरे हो जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। ये हो जाते हैं प्रसाद जी के उपरवर्ती 2 नाटककार। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 90 नंबर का क्वेश्चन कि खून के छींटे, शिक्षा और संस्कृति, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है। ये 3 रचनाएं दी हुई हैं, इनके तीनों के रचनाकार लिखना है। तो खून के छींटे किसने लिखा है, भगवत शरण उपाध्याय जी ने। शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। अर्धनारीश्वर ये तो आपको पता ही होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसे लिखा है। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय, शिक्षा एवं संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। तो ये हो गए हमारे 90 क्वेश्चन। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसमें ही पूरा कवर करेंगे। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा 173 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हम लोग पूरे के पूरे 173 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 2 में इसके। तो ये हो जाता है हमारा पहला पार्ट। अगर आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 2 के वीडियो में।